तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिसमें हम आज ले रहे हैं ट्रेंड इन कोवेलेंट एंड आयनिक नेचर। जिसमें हम ये बात करेंगे कि जब इस फैमिली के एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं तो वो जो कंपाउंड है वो मेनली कोवेलेंट नेचर का होगा या आयनिक नेचर का होगा। अगर मैं SnCl2 की बात करूं तो इट विल मोर टुवर्ड द आयनिक नेचर, while if we take SnCl4, यदि हम SnCl4 लेते हैं it will be more toward the covalent nature। दोनों में फ़र्क क्या है? जब आप दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो जहाँ ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है, यहाँ कट है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसे आप इस तरह समझें कि न्यूक्लियस से प्रोटॉन उतने ही हैं पर वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो उसके रिलेटिव बेसिस पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिससे उसका इफेक्ट बढ़ गया, जिससे उसने अपनी साइज़ जो है वो छोटी कर दी। तो इस हाई न्यूक्लियर चार्ज और स्मॉल साइज़ के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है वो एनायन के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेता है इस तरह। इसे पोलराइजेशन कहा जाता है और इसे आप केमिकल बॉन्डिंग में फजांस रूल के अंदर पढ़ते हैं। तो इस तरह के पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बीच में आ जाता है और इस बीच में आने के कारण ये शेयरिंग जैसा नेचर हो जाता है, जिससे कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो इस तरह जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंटर एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा, साइज उतनी कम होगी। इस तरह सेंटर एलिमेंट पर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, साइज जितनी छोटी होगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। मतलब एक ही एलिमेंट के यदि आप दो कंपाउंड को कंपेयर करेंगे तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसमें हमेशा कोवेलेंट नेचर होगा। और अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं, फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, सिलिकॉन टू जर्मेनियम, जर्मेनियम टू टिन और टिन टू लेड, तो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया जा चुका है कि नीचे जाने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है और ये बात हम सभी जानते हैं कि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ में आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो फॉर श्योर नीचे ऐसे ऐसे जाते जाएंगे हम लोग ऊपर वाले एलिमेंट के कंपेयर में ज़्यादा आयनिक नेचर के कंपाउंड को बना सकेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आ रहा है द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स। इस फैमिली के कौन से मेंबर रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखाते हैं और कौन से ऐसे मेंबर हैं जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाते हैं। द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में पहले हम रिलेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस से बात करेंगे, जो हमने इससे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक देखा था, जिसमें हमने बात की थी कि जो आपका जर्मेनियम एलिमेंट है, द थर्ड एलिमेंट, जो दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, +2 और +4। याद कीजिए, अगर उसने P के इलेक्ट्रॉन यूज़ किए तो +2 और यदि उसने S के भी इलेक्ट्रॉन यूज़ किए तो +4, उसमें उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जर्मेनियम के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल जर्मेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर टिन। टिन के साथ भी ऐसे ही है, टिन की +2 से ज़्यादा स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मैं ये स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ। और यदि मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ, जर्मेनियम की +4 और टिन की +4, तो आप पाएंगे जर्मेनियम की +4 टिन की +4 से ज़्यादा स्टेबल होती है। इस पर एक सवाल बन सकता है, वो ये है कि अगर जर्मेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो डेफिनेटली अगर आप जर्मेनियम का कोई भी कंपाउंड लेते हो जिसमें +2 फिलहाल है तो वो आसानी से +4 में चेंज होना चाहेगा, जिसके लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इट विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह यदि आप टिन का कोई कंपाउंड लेते हो जिसमें उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो +4 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मगर क्योंकि जर्मेनियम की +4 ज़्यादा स्टेबल है तो जितनी आसानी से जर्मेनियम लूज़ करेगा उतनी आसानी से टिन लूज़ नहीं करेगा।
और अगर मैं इसको दूसरे शब्द में बोलूँ कि अगर मैं GeCl2 लेती हूँ तो इट विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन SnCl2। SnCl2 से ये ज़्यादा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वजह आपको समझ में आई है कि जर्मेनियम +4 ज़्यादा स्टेबल है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इन कंपेयर टू टिन। मगर हम ये देखते हैं केमिस्ट्री की रिएक्शंस में कि इसे ज़्यादातर रिड्यूसिंग एजेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है इन कंपेयर टू जर्मेनियम। तो सवाल बन सकता है कि ऐसा क्यों? जवाब हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में ही है। मैंने आपको बताया था जर्मेनियम नेचर में बहुत कम मिलता है, 1.5 ppm। जिंक सल्फाइड की मेटलर्जी की डस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है, इससे ज़्यादा ये नेचर में मिलता नहीं है, जबकि टिन का रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है। तो अबंडेंस ज़्यादा होने से, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने से हम इसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। जिसमें एक रिएक्शन इसके पहले वाले लेक्चर में दिखा चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। पहली रिएक्शन जिसमें हमने देखा था कि अगर आप SnCl2 की रिएक्शन FeCl3 से कराएं, जिसमें आयरन फिलहाल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है और टिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है, तो आप ये पाएंगे इससे बनने वाली रिएक्शन में SnCl4 बनेगा, जिसमें टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +4 हो चुकी है और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +2 हो चुकी है। इसका मतलब टिन ने यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया है क्योंकि उसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाई है, और FeCl3 ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया क्योंकि उसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम की है। तो इस तरह यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता दिख रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हम SnCl2 की रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराएंगे HgCl2। और ये मर्क्यूरी क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के पहले की ऑक्सीडेशन स्टेट वापस देखें, इसकी है +2, इसकी भी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। डेफिनेटली अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा। ये हो जाएगा SnCl4, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ के +4 हो चुकी है, और ये हो जाएगा Hg2Cl2, जिसे कैलोमल के नाम से भी जानते हैं, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुकी है +1। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका हो गया रिडक्शन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और रिएक्शन जिसमें हम इसी रिएक्शन में देखेंगे कि अगर ये SnCl2 वापस कैलोमल के साथ में रिएक्शन करें Hg2Cl2, तो ये दोनों ही क्लोरीन इसके द्वारा, टिन के द्वारा ले लिए जाएंगे, इट बिकम SnCl4, और बाद में बचेगा मर्क्यूरी, जिसमें हम अगेन देख रहे हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से 4 हो गई है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से 0 हो गई है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह SnCl2 इज़ ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब यहीं पर हम लेड को लेकर बात करते हैं। लेड जो कि इस फैमिली का लास्ट एलिमेंट है, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 एवं +4। और लेड की तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 और +4, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके पहले वाले लेक्चर में आप इसका रीज़न समझ सकते हैं कि लास्ट एलिमेंट में S का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, रिलेटिवली ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होने से S के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रिलेक्टेंट हो जाते हैं बॉन्डिंग में, इसलिए 2 आसानी से निकल पाते हैं, 4 आसानी से नहीं निकलते। इसलिए लेड के 2 कंपाउंड लाइक लेड टेट्रा एसीटेट एंड लेड ऑक्साइड, इन्हें जिनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। क्योंकि लेड आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में चेंज होना चाहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, जिसमें हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे ग्लाइकॉल। डायोल रिएक्शंस कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इसकी रिएक्शन अगर मैं लेड डाइएसिटेट के टेट्रा एसीटेट के साथ कराती हूँ, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, उसमें हमको करना ये होता है कि डायोल जो थी डिस्मिल पोजीशन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद में ये जो 2 हाइड्रोजन है रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, जिसमें ये हाइड्रोजन देगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो लेगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ CH2O। एक्चुअली आप समझे तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा आपका। देखिए आप CH2O ही है ये,
और ये जो 2 हाइड्रोजन है वो इन 4 में से 2 एसिटेट आयन को मिलकर एसिटिक एसिड बन जाएगा, ये बिकम 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, और साथ में बचेगा लेड डाइएसिटेट PbCH3COO होल ट्वाइस। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें देख रहे हैं कि हम लेड ने आसानी से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 से +2 कर ली, क्योंकि वो ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम लेड डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे PbO2 को, और इस PbO2 की जो रिएक्शन है वो हम HCl के साथ में कराएंगे। जब HCl के साथ में कराएंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे लेड जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 थी वो सबसे पहले बना रहा है PbCl2 जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो चुकी है और 4 से वो 2 हो चुकी है। साथ में ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके बन चुका है वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में निकल गया क्लोरीन। तो ये 2 रिएक्शन बता रही हैं कि लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एंड रिमेंबर SnCl2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेंडेंसी टू फॉर्म p-p बॉन्ड। इस फैमिली के मेंबर्स जो हैं उनकी टेंडेंसी की बात करेंगे p-p बॉन्ड बनाने को लेकर। केमिकल बॉन्डिंग आप सबकी पढ़ी हुई होगी जिसमें आपको पता होगा किसी एलिमेंट की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है पाई, और साइड वाइज ओवरलैपिंग कभी भी बहुत एफिशिएंट ओवरलैपिंग नहीं मानी जाती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्म, इसलिए सभी एलिमेंट में ये कैपेसिटी नहीं होती। अगर मैं कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो जो कार्बन है अगर मैं उसके p ऑर्बिटल की बात करूँ तो इट विल बी अ 2p ऑर्बिटल, और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होने के कारण इसमें फिर भी कैपेसिटी है कि ये पाई बॉन्ड बना सकता है। दैट इज कॉल्ड p-p बॉन्ड, p और p के बीच का पाई बॉन्ड ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस। इसलिए ये खुद के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ हमें केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड बनाते हुए नजर आते हैं। तो ये टेंडेंसी कार्बन में देखी जाते हैं बिकॉज ऑफ द लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2p एंड 2p, इट्स ईजिली शो द साइड वाइज ओवरलैपिंग टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। मगर इसी का नेक्स्ट मेंबर सिलिकॉन, उसमें ये टेंडेंसी नहीं पाई जाती। सिलिकॉन इज रिलक्टेंट टुवर्ड द पाई बॉन्ड। इट इज़ रिलक्टेंट टुवर्ड द पाई, ये शब्द हमने पहले भी उपयोग किया। रिलक्टेंट मतलब हिंदी में से उदासीन कहेंगे, किसी रिएक्शन को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाना। इट इज़ रिलक्टेंट टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, p-p बॉन्ड। इसे हम 2 एग्जाम्पल से लेकर समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि सिलिकॉन शो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, एलिमेंटल सिलिकॉन, मतलब आप जानते हैं डायमंड और ग्रेफाइट प्योरली कार्बन के बने होते हैं। आगे जाके इनके बारे में बात होगी एलोट्रॉप्स, फिर भी इतनी जानकारी तो आप लोग रखते होंगे। तो यदि एलिमेंटल सिलिकॉन की बात करें तो इट शो द डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। ये डायमंड जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है क्योंकि आप लोग याद करें डायमंड में कार्बन पाई बॉन्ड नहीं बनाता, वहाँ पर वो टेट्राहाइड्रल इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, तो वहाँ पाई बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है। बट डू नॉट शो ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, बट सिलिकॉन ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाता। अब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है कि वो नहीं दिखाता। तो अगर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देखें तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसका जो एलिमेंट नेक्स्ट ऑर्बिटल बच जाता है स्ट्रक्चर में, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी दिखाता है। और जैसे मैंने कहा सिलिकॉन पाई बॉन्ड प्रेफर नहीं करता क्योंकि 3p और 3p के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने से उसके लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग करना इतना आसान नहीं हो पाता। तो क्योंकि वो कार्बन डायमंड अपने स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नहीं दिखाता तो वो तो सिलिकॉन आसानी से दिखा देता है, पर वो ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता क्योंकि ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसका पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जो सिलिकॉन में नहीं होती। एंड अनदर वन इम्पॉर्टेंट वन जिसका
एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़ किया जाता है, हर बच्चा CO2 का स्ट्रक्चर जानता है। ये जो कि गैस होती है, एसिडिक गैस होती है ये, और इमीडिएटली पूछा आता है द CO2 हैज़ पाई बॉन्ड देन SiO2, तो हमें इमीडिएट जो माइंड में आता है वो ये आता है कि CO के कार्बन के जस्ट नेक्स्ट जो है सिलिकॉन, उसी का फैमिली मेम्बर, दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे, मगर सिलिकॉन जैसे कि मैंने कहा वो पाई बॉन्डिंग प्रेफर नहीं करता, उसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, आगे भी हम बात करेंगे। इस तरह जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है सिलिकॉन का, उसमें पाई बॉन्डिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तो ये पाई बॉन्डिंग नहीं दिखाता, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने के कारण ये सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल होने के कारण गैसियस स्टेट में होता है। तो इस तरह सिलिकॉन जो है वो रिलेक्टेंट होता है पाई बॉन्डिंग के लिए। इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, एकदम ऊपर नीचे हैं, जब इसके बावजूद भी कार्बन पाई बॉन्डिंग प्रेफर करता है, मगर सिलिकॉन पाई बॉन्डिंग प्रेफर नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, टेंडेंसी ऑफ p-pi d-pi बॉन्डिंग। p-pi d-pi बॉन्डिंग को लेकर मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसका आपको समझाना चाहती हूँ, जिसमें पहले आपको मैं याद दिला दूँ कि जो कार्बन है इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, सेकेंड पीरियड का मेंबर है, डू नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। जबकि जो सिलिकॉन होता है इट हैज़ वैकेंट d ऑर्बिटल। तो जिस तरह P और P जब मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे थे साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा, तो हमने इसे p-pi कहा था। इस बॉन्डिंग में अब आप देखेंगे P के साथ D शामिल होगा। इससे फ़र्क ये पड़ता है, क्या पड़ता है देखें, तो जिस तरह आपने देखा कि सिलिकॉन के पाई बॉन्डिंग नहीं दिखाने के कारण, एक ही फैमिली के होने के कारण, ऊपर नीचे होने के कारण भी कार्बन CO2 SiO2 के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, वैसे ही अगर आप देखें तो अगर मैं आपको एक कंपाउंड बनाती हूँ ट्राई मेथाइल अमीन, ये ट्राइमेथाइल अमीन जो कंपाउंड होता है पिरामिडल शेप का होता है, इसमें नाइट्रोजन भी अपना हाइब्रिडेशन शो कर रहा होता है sp3, और कार्बन भी शो कर रहा होता है sp3। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये रहा नाइट्रोजन, ये लोन पेयर हो गई उसकी, ये रहा CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, इनका इसे कहते हैं ट्राइमेथाइल अमीन। यहाँ तक आप देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर है, इसके मिला के हाइब्रिडेशन हो गया sp3, पर एक लोन पेयर होने के कारण शेप पिरामिडल है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप पिरामिडल हो जाता है sp3 हाइब्रिडेशन का। आप याद कर सकते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ तीनों जगह H लगा होता है। और जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 और साथ में शेप टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल शेप होने की वजह यह है कि इसके पास चारों सिग्मा बॉन्ड है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो आप जानते हैं सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, और sp3 हाइब्रिडेशन के कारण अगर इसके 2s की बात की जाए तो उसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखी हुई है, और अगर इसके 2p की बात की जाए तो उसमें तीनों में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हैं जिन्होंने कार्बन के साथ में बॉन्डिंग करके हाइब्रिडेशन शो किया है sp3। अगर मैं इस CH3 की जगह, मतलब CH3 में C की जगह सिलिकॉन लगा दूँ तो देखिए क्या होगा। अब मैं बना रही हूँ ट्राइसिलाइलमीन, फिर वही चीज़ जब भी हमने देखी थी, इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक ही फैमिली के मेंबर है, ऊपर नीचे पे कितना फ़र्क आ रहा है। देखिए अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगी तो मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी। अब ये जो मैंने डॉटेड बनाया है एक्चुअली ये डीलोकलाइजेशन हो सकता है पाई बॉन्ड का, इसलिए मैंने इसे पार्शियल बना दिया, बट बेसिकली इसे पाई बॉन्ड। वजह यह है कि अब इसका हाइब्रिडेशन, एक तो आप देख रहे हैं शेप जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर हो गया, और इसका हाइब्रिडेशन sp3 न होकर sp2 हो गया। एक ही फैमिली का मेंबर था, कार्बन की जगह सिलिकॉन लगा, हाइब्रिडेशन sp3 से sp2 हो गया, तो शेप हो गया ट्रायगोनल प्लेनर।
तो इस I फर्क की वजह क्या है? वही जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा, कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता जबकि सिलिकॉन के पास में होता, जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर है सिलिकॉन के वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग करके वो पाई बॉन्ड बना लेते। और क्योंकि इस पाई बॉन्ड में एक P शामिल है और एक D शामिल है, इसे हम कहेंगे P पाई D पाई बॉन्ड। क्योंकि अब वो लोन पेयर रही नहीं, वो तो पाई बॉन्ड का फॉर्म ले चुकी है, इसलिए उसे काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडेशन में। इससे हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 से sp2 हो जाएगा। इसे मैं इस तरह लिखूँगी, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अब sp2 हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे मैं 3 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगी जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे मैं वो लोन पेयर दिखाऊंगी जिसने पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया, देयरफॉर हाइब्रिडेशन बिकम sp2। तो ध्यान रखिएगा, द ट्राइमेथाइलअमीन इज अ pyramidal shape with the sp3 hybridization, while the triacylamine is sp2 hybridized with trigonal planar shape because silicon having the vacant d orbital, therefore it form p pi d pi bond with the lone pair of the nitrogen, and that change the hybridization as well as the shape.